आज के क्लास में हम लोग विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का एक राजवंश है जिसे गहरवाल राजवंश के नाम से जाना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की समाप्ति के बाद एक नए वंश का उद्भव हुआ जिसे इतिहास में गहरवाल वंश के नाम से याद किया जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग गहरवाल वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना शर्माए हुए। तो चलें अब देखिए भैया जी, ऐसा कहा जाता है कि गहरवाल वंश की स्थापना कन्नौज में हुआ। कहाँ पर? कन्नौज में हुआ था और साल चल रहा था 1080 से लेकर 1085 के बीच में। इतिहासकारों ने कहा है कि इस वंश की स्थापना हुई थी और इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रदेव। यानी चंद्रदेव नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही गहरवाल वंश की क्या कर दिया था? स्थापना किया था। अब देखिए इन्होंने यानी चंद्रदेव साहब ने एक उपाधि धारण किया था। उस उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। यानी महाराजा धीराज के नाम से चंद्रदेव साहब को याद किया जाता है और साथ में इसको यानी चंद्रदेव साहब को काशी नरेश कहकर भी संबोधित किया गया है। कौन सा नरेश? काशी नरेश। किनको कहा गया? चंद्रदेव साहब को। अब ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव साहब को काशी नरेश कहा गया। आखिर क्यों कहा गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जो राज्य है कन्नौज, यह बनारस के पूर्वी सीमा से बहुत नजदीकी पर बसा था। इस कारण से चंद्रदेव साहब को काशी नरेश भी कहा गया था। किनको कहा गया रे बुआ? चंद्रदेव साहब को। देखिए जो दुनिया के चक्कर में रहते हैं उसके चक्कर में कोई नहीं रहता, इसलिए खुद के चक्कर में रहिए, दुनिया फिर आपके चक्कर में रहेगा। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव साहब ने उत्तर प्रदेश पर अधिकार करके लगभग 1100 ईस्वी तक शासन किया था। यानी उत्तर प्रदेश पर क्या कर दिया? यानी उत्तर प्रदेश पर अधिकार करके चंद्रदेव साहब ने 1100 ईस्वी तक इस पर क्या किया था? अपना शासन चलाया था। चलाने वाले शासक कौन थे बुआ जी? चंद्रदेव साहब। कौन साहब? चंद्रदेव साहब। अब देखिए चंद्रदेव का जो बेटा है ना, इसका नाम है मदन। नाम कहती रे बुआ? मदन। अब मदन के पीछे लग गया है चंद्र, मदन चंद्र। अब देखो मदन चंद्र के विषय में कहा जाता है कि इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसने कोई ऐसा कार्य न किया जिसके कारण इतिहासकार इसकी कहानी को लिखे और दुनिया के सामने इसकी कहानी को क्या करे? प्रस्तुत करे। यानी मदन चंद्र की कहानी समाप्त हो गई। अब देखिए कहता है इसका बेटा हुआ गोविंद चंद्र। नाम क्या है? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र ये मदन चंद्र का बेटा है जो 1114 से लेकर के 1154 तक क्या कर दिया? गहरवाल वंश की सत्ता को संभाला और अपने शासन को आगे की ओर बढ़ाया। बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? गोविंद चंद्र। अब देखिए कहता है जब गद्दी पर इसने बैठा तो इसने क्या कर दिया? अपने राज्य को उत्तर प्रदेश से बढ़ाता हुआ मगध ले गया।
यानी गोविंद चंद्र ने क्या कर दिया, अपनी राज्य की सीमा को उत्तर प्रदेश से कहां ले गया, मगध, मगध तक विस्तार किया। करने वाला शासक कौन था, गोविंद चंद्र। साथ साथ में कहता है कि गोविंद चंद्र ने क्या कर दिया, अपनी राज्य की सीमा को मालवा तक ले गया, मालवा को जीत लिया। और जीतने वाला शासक कौन था, गोविंद चंद्र। अब देखिए ये बड़ा ही तेज प्रतापी शासक हुआ और इसने क्या कर दिया, कश्मीर, कश्मीर के साथ में गुजरात और गुजरात के साथ में चोल वंश के शासकों के साथ ना ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। कहां कहां पर, कश्मीर, कश्मीर के साथ में गुजरात और गुजरात के साथ में चोल वंश, यानी चोल वंश के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। उस शासक का नाम था गोविंद चंद्र। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि गोविंद चंद्र के दरबार में एक व्यक्ति थे, एक मंत्री थे, नाम था लक्ष्मीधर। नाम क्या है, लक्ष्मीधर। नाम क्या है बउआ, ये मंत्री हैं लक्ष्मीधर साहब। इन्होंने क्या कर दिया, कल्पद्रुम नामक पुस्तक का नाम क्या है, कल्पद्रुम नामक एक पुस्तक की रचना की। यह विधि से संबंधित ग्रंथ, विधि मतलब कानून से संबंधित है। यानी लक्ष्मीधर मंत्री हैं गोविंद चंद्र के, इन्होंने एक विधि का ग्रंथ लिखा, नाम है कल्पद्रुम। नाम क्या है बुआ, कल्पद्रुम। अब देखो आगे की ओर बढ़ेंगे तो पता चलता है इस वंश का अंतिम शासक हुआ कौन, जयचंद। यानी गहरवाल वंश के अंतिम शासक हुआ जयचंद। नाम क्या है, जयचंद, जो शासन किए थे 1170 से 1194 तक। अब देखिए जयचंद के विषय में कहा जाता है कि इसने, यानी जयचंद साहब नाम के जो व्यक्ति हुए गहरवाल वंश के अंतिम शासक हुए, ये सेन नरेश, यानी एक वंश है, उस वंश का नाम है सेन वंश। और सेन वंश के एक प्रतापी शासक है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन से बेचारे जयचंद क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। उसके बाद 1194 में एक युद्ध होती है, उस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध होता है। और यह युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ, गहरवाल वंश के शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के सेना के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हो गया, जयचंद की हार हो गई और इसके उपरांत जयचंद को क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और इस तरह से क्या हो गया, गहरवाल वंश की कहानी समाप्त हो गई। समझ में आया लक्ष्मी। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जयचंद के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष रहा करते थे। नाम क्या है, श्री हर्ष। ये संस्कृत के महान क्या हैं, कवि है। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। नाम क्या है, श्री हर्ष। नाम क्या है, श्री हर्ष। और इन्होंने नैषध चरित की रचना की थी। नाम क्या है, नैषध चरित की रचना किया था। करने वाले व्यक्ति कौन थे, श्री हर्ष। नाम क्या है, श्री हर्ष ने क्या कर दिया, नैषध चरित की रचना कर दिया। देखिए इतिहासकार कहता है कि अगर हिंदुस्तान में जयचंद जैसा गद्दार व्यक्ति न होता तो हिंदुस्तान में कभी मुसलमानों का शासन न होता। यानी एक छोटी सी गलती के कारण हिंदुस्तान की सरजमी पर मुसलमानों का आगमन हो गया और अपना ये हिंदुस्तान मुसलमानों के अधीन हो गया। और इस भारत पर, यानी भारत की सरजमी पर मुसलमानों ने 100-200 साल तक नहीं बल्कि कई सालों तक, कई शताब्दियों तक भारत को अपने चंगुल में रखा और भारत में मुसलमानों का शासन व्याप्त रहा।
जैसे हम लोग पढ़े थे दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखेंगे तो 320 वर्षों तक इसका इतिहास रहा। और दिल्ली सल्तनत के समाप्ति के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, जो 1526 से लेकर 1857 तक मुगलों का शासन हिंदुस्तान में रहा। उसके बाद ये अपना हिंदुस्तान किसी दूसरे के चंगुल में चला गया और उसके चंगुल में करीब 200 वर्षों तक रहा। ये बार बार उड़ने की कोशिश, फरफराने की कोशिश, निकलने की कोशिश किया, लेकिन इसकी कोशिश क्या हो गई, नाकामयाब हो गया। उसके 200 वर्ष बाद क्या हुआ, अपना हिंदुस्तान फिर से आजाद हुआ। देश हमारा लोकतंत्र बन गया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला अगर कोई देश है, उस देश का नाम है हिंदुस्तान। चलिए बस आज के लिए इतना ही। किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।